नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी पॉलिटी की क्लास में आज की टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दो टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे सिलेक्शन में एनसीईआरटी बुक का काफ़ी योगदान रहा है। आप भी एक अच्छा स्कोर यदि करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मुझसे जितना भी हेल्प हो पा रहा है मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार केवल संसद के पास होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो आंसर याद रखेंगे, कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण, जिसे कि TDSAT भी कहा जाता है, के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है डिटेल एनसीईआरटी बुक पढ़ने का तो ये 6 से लेकर के 12 तक के बुक की समरी इस बुक में दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। जितने भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनते हैं उन सभी को यहाँ पर एक साथ संकलन किया गया है। आगे पॉइंट हम अब देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। बॉक्स में दिए गए पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो यह केवल राष्ट्रपति के अनुमोदन से किया जा सकता है कहीं पर भी सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी वर्ष आयु की होती है? तो आयु याद रखेंगे 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर एक साथ दिए गए हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 124 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 126 किससे संबंधित है? तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है, जिसके अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 127 में दिया गया है कि इसके अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, यानी एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। आर्टिकल 127 में उल्लेखित है। आर्टिकल 128 में क्या दिया गया है आइए देखते हैं। आर्टिकल 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 129 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। आर्टिकल 129 में उल्लेखित है। आर्टिकल 130 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति को।
आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण दिया गया है। आर्टिकल 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार यानी कि रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख करता है। आर्टिकल 137 आर्टिकल 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। आर्टिकल 143 इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। आर्टिकल 143 में स्टार लगाएंगे। आर्टिकल 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस के अनुसार प्रतिपादित किया गया था। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू हेतु अधिकृत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत में संविधान के आर्टिकल 137 में इसका उल्लेख किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो आर्टिकल 137। अगला प्रश्न है भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को है अंतिम अधिकार संविधान की व्याख्या करने का। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां कौन कौन सी है? आर्टिकल 121 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना क्या होती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध क्या है इसे समझेंगे हम। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। यह आर्टिकल 124 सब क्लास 7 में दिया गया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे भारत के प्रथम दलित न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 32। इसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को।
सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, जो कि आर्टिकल 132 में दी गई हैं। सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 133 है। आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें जो कि उल्लेखित हैं आर्टिकल 134 में। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें आर्टिकल 136 में दी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्ष के लिए। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। बार बार इससे प्रश्न बनता है, भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, जो कि आर्टिकल 129 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। लोकहितवाद इसे PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है इसका उद्गम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इसके जितने भी निर्णय होते हैं वो साक्ष्यात्मक मूल्य होते हैं और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अगला है मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी की जाती है। अगली टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में। आज 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे हाई कोर्ट की ये टॉपिक। यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से एग्जाम में कर सकेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? यह निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति कौन कौन सी हो सकती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI या उच्चतम न्यायालय के कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात अधिवक्ता। अगला पॉइंट है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। आगे हम देखेंगे जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? उसे परमादेश कहा जाता है, जिसे मैंडमस कहते हैं, इंग्लिश में याद रखेंगे। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25 है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। अगला पॉइंट है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी अधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण होगा राइट आंसर। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश होता है इसमें। इसका राइट आंसर याद रखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल हम देखेंगे यहाँ पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आर्टिकल से ही प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। आर्टिकल 214 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 215 में किया गया है उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। आर्टिकल 216 है उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है।
आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति एवं अर्हताओं का उल्लेख है। आर्टिकल 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का लागू होने का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 219 याद रखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का उल्लेख है। आर्टिकल 220 में स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 221 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इत्यादि का उल्लेख है। आर्टिकल 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का उल्लेख है। आर्टिकल 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। अगला आर्टिकल हम देखेंगे, आर्टिकल 224A है, उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख। आर्टिकल 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल 226 में कुछ रीट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 226A अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, इसे निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में 227 आर्टिकल में दिया गया है उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति का प्रावधान। आर्टिकल 228 में उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 228A के अनुसार राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जो कि वर्तमान में निरस्त हो चुका है। आर्टिकल 229 में पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय का उल्लेख है। आर्टिकल 230 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1862 में हुई थी। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, आइए हम सभी को एक साथ देखेंगे। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में। इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। मुख्य पीठ एवं खंडपीठ इसकी स्थित है कोलकाता के पोर्ट ब्लेयर में। मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। महाराष्ट्र, दादरा व नागर हवेली, दमन द्वीप, गोवा इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। मुंबई के नागपुर, पणजी व औरंगाबाद में इसकी खंडपीठ है। मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। तमिलनाडु व पुदुचेरी इसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। मद्रास में इसका खंडपीठ है। अगला पॉइंट देखेंगे, कर्नाटक हाई कोर्ट 1884 में स्थापना हुई। कर्नाटक में इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्रीय राज्य है कर्नाटक और इसका मुख्य पीठ है बेंगलुरु में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में होती है। उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार राज्य है और इसकी खंडपीठ है। इलाहाबाद में मुख्य पीठ तथा खंडपीठ पूछा जाए तो लखनऊ में है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ। इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र राज्य है बिहार। पटना में इसका मुख्य पीठ है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना 1928 में हुई थी। इसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। मुख्य पीठ इसका श्रीनगर और जम्मू में है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत आने वाला राज्य क्षेत्र है। जबलपुर और इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ है और मुख्य पीठ पूछा जाए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का तो जबलपुर में है और खंडपीठ पूछा जाए तो इंदौर व ग्वालियर में है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। चंडीगढ़ में इसका मुख्य पीठ है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना 1948 में हुई। इसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी में इसका मुख्य पीठ है। कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में खंडपीठ है।
उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थापना 1948 में हुई। उड़ीसा इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र राज्य है और कटक में इसका मुख्य पीठ है। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में हुई। राजस्थान इसके अंतर्गत आने वाला एकमात्र राज्य और इसका मुख्य पीठ जोधपुर में, जयपुर में खंडपीठ है। केरल हाईकोर्ट की स्थापना 1956 में हुई थी। केरल व लक्षद्वीप इसके अंतर्गत आने वाले 2 राज्य हैं। एर्नाकुलम में इसका मुख्य पीठ है। जहाँ पर भी 2 या 3 राज्य सम्मिलित हैं वहाँ के हाईकोर्ट एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना 1960 में, गुजरात इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र राज्य है और अहमदाबाद में मुख्य पीठ है। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी। दिल्ली इसके अंतर्गत आने वाला राज्य क्षेत्र है और दिल्ली में ही इसका मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1967 में, हिमाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आने वाला राज्य है। शिमला में मुख्य पीठ है। सिक्किम हाईकोर्ट 1975 में इसकी स्थापना होती है। सिक्किम आने वाला इसका राज्य क्षेत्र है। गंगटोक में इसकी मुख्य पीठ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना उत्तराखंड, झारखंड, मेघालय, सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना। छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत आने वाला राज्य है। सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। बिलासपुर में मुख्य पीठ है। उत्तराखंड और झारखंड भी याद रखेंगे। सन 2000 में इसकी स्थापना की जाती है। उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य आता है और इसका मुख्य पीठ नैनीताल में स्थित है। झारखंड स्थापना 2000 में हुआ। झारखंड राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं और रांची में इसकी मुख्य पीठ है। मेघालय की स्थापना सन 2013 में होती है। मेघालय राज्य क्षेत्र आता है। शिलांग में मुख्य पीठ है। मणिपुर की स्थापना होती है 2013 में। मणिपुर इसके अंतर्गत आने वाला राज्य क्षेत्र है और इम्फाल में इसकी मुख्य पीठ है। त्रिपुरा हाईकोर्ट की स्थापना भी 2013 में हुई थी। त्रिपुरा इसके अंतर्गत आने वाला राज्य क्षेत्र है और अगरतला में इसकी मुख्य पीठ है। तेलंगाना हाईकोर्ट की स्थापना 2019 में, तेलंगाना इसके अंतर्गत आने वाला राज्य क्षेत्र है और हैदराबाद में इसकी मुख्य पीठ है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 2019 में होती है। आंध्र प्रदेश इसके अंतर्गत आने वाला एकमात्र राज्य है। अमरावती में इसकी मुख्य पीठ है। विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान देंगे 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। विशेष पॉइंट में यहाँ दिया गया है 6 उच्च न्यायालय जिसमें कि इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ, बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है, धारवाड़ और गुलबर्गा में। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह के लिए रखा जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? वर्ष 1866 में हुआ था। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, प्रतिषेध लागू किया जाता है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। अगली टॉपिक हमारी होगी केंद्र राज्य संबंध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। सेंटर और स्टेट का रिलेशन हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।